नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12 का सेंटर परीक्षा नवंबर में होने जा रही है। तो इसके लिए मैं क्लास 12 के संस्कृत विषय के लिए एक महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो कि आपके सेंटर परीक्षा में हूबहू लड़ने वाला है। यह प्रश्न पत्र को आप याद करके जाइएगा। जितना सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, सभी प्रश्नों को याद करके जाइएगा, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ साथ संस्कृत लिए हुए हैं और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग फरवरी एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो आप सभी सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। हम यहाँ पर आप सभी को बताएंगे कि संस्कृत आपने नहीं भी पढ़ा है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कम समय में क्या पढ़ें, ताकि मैं यहाँ पर संस्कृत में 90 से ज़्यादा मार्क्स ला सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इसके बाद हम सभी को बताएंगे कि यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड में सभी बच्चों के लिए है 109, 209, 309, 509। मतलब जो बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लिए होंगे मुख्य विषय के साथ में, वह बच्चे भी इस सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं और इसे याद करके अपने एग्जाम में हूबहू छाप सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2026। सेंटअप को हम लोग हिंदी में उत्प्रेषण परीक्षा कहते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्स सभी बच्चों के लिए है, इस प्रकार से दिया गया है। आपको कुछ इसी प्रकार से प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा और एनुअल परीक्षा जो होगा ना फरवरी में, उसमें भी आपको इतना ही टाइम मिलेगा। इसके बाद 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, ये आप कंफर्म रहिए। तो चलिए हम आते हैं प्रश्न पर, और जो भी प्रश्न रहेगा ना उसको हम सोल्व करेंगे। जो आंसर रहेगा उसको याद कर लेना है, या तो फिर आप सभी अपने कॉपी कलम को लेकर बैठ जाएँ और जो भी हम जैसे बताएंगे ना वैसे आपको याद करते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। सबको ये बात पता ही होगा। तो पहला प्रश्न से हम शुरू करेंगे और किसी को नहीं घबराना है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना तो आपको देखते जाना है। चलिए, हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष से बहुवचन का रूप क्या होगा। तो हन धातु को आपको याद करना होगा। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ना, एक का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा भी, ऐसे व्याकरण का क्लास चल रहा है, उसमें आप जुड़ सकते हैं ना, तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैं उसमें आगे का जो चैप्टर है मतलब लकार ही बताने वाले हैं प्रत्यय खत्म होने के बाद। चलिए दूसरा प्रश्न है, सखी शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा। तो सखी शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दू का राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर हो जाएगा सखीभ्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कर्ता का चिन्ह क्या है। कर्ता का चिन्ह क्या है। कर्ता का चिन्ह क्या है, को है, का है, या में है, या ने है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने व्याकरण के क्लास में बताया है आपको। जो बच्चे व्याकरण का क्लास किए हैं ना, अभी जो कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर जो बच्चे यहाँ पर व्याकरण का क्लास करके ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि 100 में से इस प्रश्न पत्र से आप 70 से प्लस नंबर ला सकते हैं। मतलब स्टार्ट अभी तो पूरा मतलब पढ़ाए नहीं हैं, 75 नंबर ला सकते हैं, आधा पढ़े ही। चलिए आगे प्रश्न में हम जाएंगे। चौथा प्रश्न में, क्रिया का जनक किसे कहा जाता है, यानी क्रिया किससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, उपसर्ग से, कारक से, या अव्यय से, या विशेषण से। तो ऑलरेडी सबको पता होगा कि क्रिया का जो उत्पन्न होता है ना, या क्रिया का जो जनक होता है ना, वह हम कहते हैं कि इसको, तो कारक को, यानी ऑप्शन बी लगा लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तत् शब्द का रूप किस लिंग में मिलता है। तत् शब्द का रूप जो है ना दोस्तों, ये सभी में मिल जाएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सभी में। नेक्स्ट देखिएगा, कृत में कौन सा प्रत्यय है। अब जो बच्चे हमसे कृत प्रत्यय पढ़े होंगे ना, जो भी बच्चे पढ़े होंगे, वो सबको पता होगा कि कृता में कौन सा प्रत्यय होगा। मैंने आपको बताया था ना कि क्या है इसमें, इसमें क्या है, धातु है, और क्री धातु में कत प्रत्यय से जुड़ने पर कृता हो जाता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा,
कत प्रत्यय, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रिक भी बताया था मैंने आपको कि कत प्रत्यय का ट्रिक क्या होगा, क्या है कत प्रत्यय का ट्रिक है कि लास्ट में क्या आ जाएगा, कत आ, ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। तो इसमें क्री धातु मिल करके क्री प्लस कत पर कत मिलेगा ना, तो क्री प्लस कत से क्या बनेगा, क्रीतः बनेगा, तो इसमें हो जाएगा कत धातु, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आप सभी को। चलिए क्रीतः क्या है, पुल्लिंग है, क्रीतः क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है, वागीशा किस संधि का उदाहरण है, वागीशा किस संधि का उदाहरण है, तो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि का, ठीक है, वागईशा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन वाले क्लास में मैंने बताया था कि संस्कृत में टोटल कितने वचन होते हैं, 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन या 4 वचन, तो टोटल मैंने 3 वचन आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि एतत् शब्द का रूप किस लिंग में मिलता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी। एतत् शब्द का जो रूप है ना वो तीनों लिंगों में मिलता है, न पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में, ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है, लगभग नदी से प्रश्न आता ही है। और नदी शब्द क्या है, नदी शब्द क्या है, नदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, तो नदी शब्द यहाँ पर याद कर लीजिएगा। 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नदी स्त्रीलिंग है, ठीक है। नदी को ऐसे भी जान सकते हैं कि नदी को हम माता मानते हैं, तो माता मान रहे हैं, इसका मतलब स्त्री का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नाटककार में यहाँ पर भास के कितने नाटक हैं, जो भास से है ना नाटककार, उनके टोटल कितने नाटक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा, 13, 12, 11 या 10। तो भास जो है ना उन्होंने टोटल जो लिखा है वो 13 नाटक लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, उपजीव्य काव्य कौन है, तो देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, महाभारत। महाभारत जो है ना एक उपजीव्य काव्य है, ठीक है, तो 12 का राइट आंसर ए लगा लीजिएगा। रामायण को भी उपजीव्य काव्य कहा गया है, क्या कहा गया है, उपजीव्य काव्य, किसको, महाभारत और रामायण को, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आदि कवि किससे कहा जाता है, तो आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि को, कालिदास को या महर्षि भास को या बाणभट्ट को, तो साथियों जो आदि कवि हम लोग कहते हैं ना वो महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न हो गया यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न हो गया कि ज्योतिष शास्त्र का मुख्य विषय क्या है। मैंने ये प्रश्न आपको पिछले एक पेपर में बताया होगा, क्योंकि मुझे याद है। ज्योतिष शास्त्र का मुख्य विषय क्या है, मतलब इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी काल तथा खगोल का विज्ञान, काल तथा खगोल का विज्ञान, यानी 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुराण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, पुराण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 17, 10, 18 या फिर 15। तो देखिएगा इस साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, पुराण मुख्यतः 18 होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बिल्हन कवि की रचना कौन है, बिल्हन कवि की रचना कौन है, राजतरंगिणी या फिर प्रसन्न राघव या मुद्रा राक्षस या विक्रमा का देव चरित। तो साथियों बिल्हन जो है ना उन्होंने लिखा है राजतरंगिणी, क्या लिखा है, राजतरंगिणी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए लगा लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, नृत्य शिक्षक विवाद पाठ जो है ना वो कहाँ से उद्धित है, मतलब कहाँ से लिया गया है, नृत्य शिक्षक विवाद, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा लीजिएगा ऑप्शन सी, मालविका अग्निमित्रम से लिया गया है क्या चीज, तो यहाँ पर मालविका अग्निमित्रम से लिया गया है यहाँ पर नृत्य शिक्षक विवाद। देखिए बिल्हन कवि जो है ना उन्होंने राजतरंगिणी लिखा है, बिल्हन ने क्या लिखा है, राजतरंगिणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्षा वर्णम पाठ कहाँ से उद्धित है, वर्षा वर्णम पाठ कहाँ से उद्धित है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी
सुमित्रा राक्षस से, सॉरी रामायण जो है ना वो रामायण से लिया गया है, यानी कि वर्षा वर्णन में राम और सीता और लक्ष्मण का वर्णन है, तो इसमें हो जाएगा रामायण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है यहाँ पर, व्याम पाठ के श्लोक किस ग्रंथ से संकलित है? व्याम पाठ के जितने भी श्लोक है ना वो कहाँ से लिया गया है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सुश्रुत संहिता से, जिसके लेखक कौन है? आचार्य सुश्रुत हैं। सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? आचार्य सुश्रुत हैं। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर बढ़ेंगे 20वां प्रश्न में। स्वप्न वासवदत्ता नाटक जो है ना वो कितने अंकों में है? कितने अंक हैं स्वप्न वासवदत्ता में? तो स्वप्न वासवदत्ता में टोटल कितने अंक हैं? तो ऑप्शन बी लगा लीजिएगा, टोटल 6 अंक हैं, तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। राजा उदयन का मंत्री का नाम क्या था? राजा उदयन के मंत्री का नाम क्या था? तो राजा उदयन के मंत्री का नाम था एगोंधरायन। ठीक है, आपको मैंने बताया था चैप्टर 1 वाले वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 22वां प्रश्न है हमारा। यहाँ पर ब्रह्मचारी कहाँ का रहने वाला था? तो ब्रह्मचारी कहाँ का रहने वाला था? राजगिरी का रहने वाला था, यानी कि जिसे हम वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं उसी को पहले बोला जाता था प्राचीन काल में राजगिरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे साथियों। 23वां प्रश्न, वरुण किसको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं? ब्रह्म विद्या का उपदेश किसको देते हैं वरुण? तो बताइए, भ्राता यानी भाई को देते हैं, पिता को देते हैं, पुत्र को देते हैं या पुत्री को देते हैं? तो वरुण ने, यानी जो वरुण ऋषि थे, उन्होंने किसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था? तो अपने पुत्र भृगु को दिया था। किनको दिया था? तो अपने पुत्र भृगु को दिया था, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आगे प्रश्न है हमारा, भार्गवी और वारुणी में कैसा संबंध है? भार्गवी और वारुणी में कैसा संबंध है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिता पुत्र का, पिता पुत्र का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र और मन, ये सभी क्या है? अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन, ये सब क्या है? बताइएगा। पिता है, ईश्वर है, ब्रह्म है या फिर जीव है? तो मैंने आपको भार्गवी वारुणी विद्या वाले चैप्टर में बताया था कि अन्न प्राण चक्षु श्रोत और मन, ये जो है ना 5, ये सब क्या है? तो ये सब को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि ब्रह्म विद्या। ठीक है, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए इन 5 चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है तो हम मानेंगे कि हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो चुकी है, जैसे कि ऋषि वरुण ने भृगु को बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रघुवंशम महाकाव्य में कितने वंश का वर्णन है? रघुवंशम महाकाव्य में किस वंश का है, माफ कीजिएगा, किस वंश का वर्णन है? तो रघुवंशम में सूर्य वंश का वर्णन किया गया है, जिसके राजा थे कौन? तो जिसके राजा थे दिलीप थे, राजा दिलीप। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागा लाघ विपर्या, इस पंक्ति के माध्यम से किस राजा का गुण बताने का प्रयास किया जा रहा है? किस राजा का गुण बताया जा रहा है? बताइएगा। तो इससे राजा दिलीप के बारे में बताया जा रहा है, राजा दिलीप के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, राजा दिलीप को प्रजा किसके समान मानती थी? राजा दिलीप को प्रजा किसके समान मानती थी? तो मैंने चैप्टर में बताया था कि राजा दिलीप जो थे ना वो अपने प्रजा से टैक्स वसूलते थे, यानी कर लेते थे और प्रेम के साथ कर लेते थे, कोई भी जबरदस्ती, कोई भी परेशानी के तहत नहीं लेते थे, और उन्हीं के टैक्स से हेल्प करते थे और उन्हीं को मदद करते थे। तो जो प्रजा थे ना उनको पिता के रूप में मानता था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पिता, यानी राजा दिलीप को प्रजा किसके समान मानती थी? पिता के समान। जैसे एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है ना, उसी प्रकार से राजा दिलीप अपने प्रजा की रक्षा करते थे। कार्ल मार्क्स कौन था? 29वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी समाजवादी चिंतक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न है, संसार में निर्धनता के समान क्या नहीं है? संसार में निर्धनता के समान क्या नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दुख। संसार में निर्धनता के समान दुख नहीं है। किसने बताया था? ये बताए थे तुलसीदास। ज्ञान सागर चैप्टर पढ़िएगा ना तो पहला पंक्ति में लिखा हुआ है, पहला पंक्ति में देखिएगा तो लिखा हुआ है उसमें कि संसार में निर्धनता के समान कोई दुख नहीं है और सत्संगति के समान कोई यहाँ पर सुख नहीं है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। और प्रश्न ऐसे भी आता है कि यह पंक्ति किसने कहा? तो यह पंक्ति तुलसीदास ने कहा। और यह ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि यह किसने कहा कि संसार में सत्संगति के समान सुख नहीं है, यानी आराम नहीं है। तो ये कहे थे तुलसीदास ने। ठीक है, प्रश्न पलट भी सकता है। तो इसका राइट आंसर ए लगा लीजिएगा, क्योंकि संसार में निर्धनता के समान दुख नहीं है और किसी के साथ अगर संगति हो जाता है तो उसके समान कोई सुख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 31वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र का श्रेष्ठी कौन था? तो ऑब्वियसली सबको पता है पाटलिपुत्र का जो श्रेष्ठी था चंदन दास था। ऑप्शन डी 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने किस वंश का नाश करके चंद्रगुप्त को अपना राजा बनाया था? चंद्रगुप्त को अपना राजा बनाया था। तो साथियों याद रखिएगा, जो चाणक्य थे ना वो नंद वंश को विनाश किए और अपने जो उनके जो चंद्रगुप्त थे चाणक्य के साथ में उनको मगध के राजा बनाते हैं। तो ये प्रश्न याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर नंद वंश होगा, यानी नंद वंश के खात्मा करके मगध के गद्दी पर मौर्य वंश का यहाँ पर मतलब कि वहाँ पर वंश चलता है, मौर्य वंश का। चलिए 33वां प्रश्न, सुश्रुत संहिता कितने खंडों में विभक्त है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 खंडों में विभक्त है। क्या चीज? तो सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट प्रश्न, गात्रम पद का अर्थ क्या होता है? गात्रम पद का अर्थ क्या होता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ईश्वर। गात्रम पद का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। नेक्स्ट देखिएगा 35वां प्रश्न देखिएगा, शरीराय सजनम कर्म को क्या कहते हैं? शरीराय सजनम कर्म को क्या कहते हैं? तो देखिए शरीराय सजनम का अर्थ होता है शरीर में थकान पैदा करना। और मैंने व्यायाम वाले चैप्टर में आपको बताया था कि शरीर में अगर थकान पैदा करेगा ना तो इजकल्ड उसी को हम लोग व्यायाम कहेंगे, यानी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कसरत करना कहेंगे। तो शरीराय सजनम यानी शरीर को क्या मिल रहा है? थकान मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यायाम कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य किस शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? देखिएगा पंडित कौन? तो पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य किस शताब्दी के थे? तो देखिए इसमें जो इतिहासकार है ना वो मतलब मतभेद रहा है। कोई इतिहासकार 19वीं शताब्दी कहता है, कोई 20वीं शताब्दी। तो इतिहास में अच्छे से लिखा नहीं गया है, तो इसके लिए आप लोग को सही उत्तर लगाने के लिए आपको 36 का राइट आंसर डी लगाना होगा, 20वीं शताब्दी। कहीं कहीं आप देखिएगा ना गूगल पर सर्च करके तो 19वीं शताब्दी मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आपको मिल जाए हिस्ट्री में वैसे आप पढ़िएगा। चलिए तो ऋषिकेश भट्टाचार्य जो है ना वो 20वीं शताब्दी के हैं संस्कृत के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे संस्कृत किताब के अनुसार। चलिए 37वां प्रश्न में देखेंगे साथियों, तो भारत देश की महती परंपरा यानी महती प्रशंसा कहाँ की गई थी? तो सबको पता है कि अमेरिका के समाचार पत्रों में ना वहाँ के समाचार पत्रों के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, अखबारों के द्वारा भारत का महान से महान प्रशंसा किया गया था। और उसी समय सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था जिसके कारण ये सब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वधर्म सम्मेलन में उपस्थित श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि कौन थे? तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रताप चंद्र, नागरकर, रुद्रपाल या धर्मपाल। तो देखिए प्रताप चंद्र भी वहाँ पर थे, नागरकर भी वहाँ पर थे, ईश्वरवादी नागरकर भी थे और धर्मपाल भी थे। तो धर्मपाल हो जाएंगे किसके? धर्मपाल हो जाएंगे यहाँ पर बौद्ध प्रतिनिधि श्रीलंका की तरफ से। तो इस प्रकार से आप 38 का सही यानी धर्मपाल याद कर लीजिएगा। साथियों इसमें आपको जो हम चैप्टर बताए ना ये वाला सर्वधर्म सम्मेलन, इससे थोड़ा सा अधिक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चैप्टर को आप फिर से वीडियो देखकर याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे और 39वां प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, धारणी अग्निमित्र की
कौन थी? धारणी जो थी अग्निमित्र की कौन थी? तो धारणी जो थी अग्निमित्र की एक हम कहें तो रानी थी। धारणी क्या थी? अग्निमित्र की रानी थी। ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, दासी नहीं थी, ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, रानी थी। धारणी अग्निमित्र की रानी थी। चलिए 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गणदास कौन था? तो गणदास या हरदत्त दोनों जो थे ना एक शिक्षक थे और वो शिक्षक थे नृत्य के। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, नृत्य संगीत योग्यता विषयक विवाद किसके मध्य हुआ? मतलब किसके किसके बीच में नृत्य के लिए, मतलब नृत्य जो संगीत है उसके लिए विवाद हुआ था? तो हरदत्त और गणदास, ये दोनों के बीच में हुआ था, गणदास और हरदत्त। तो इस प्रकार से हम 42वां प्रश्न में आ चुके हैं। 42वां प्रश्न है, परोपकार पाठ उद्धृत है, कहाँ से उद्धृत है? तो परोपकार पाठ जो है ना साथियों वो नीति शतक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? नीति शतक से, जिसके लेखक कौन है? भर्तृहरि हैं। तो आप लोग ए इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दानेन पारनी तू कंगड़िगेन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। श्लोकांश किस पाठ से संकलित है? यानी ये जो श्लोक है ना कहाँ से लिया गया है? तो दान करने की बात आ रहा है और इसमें तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दान या तो फिर यहाँ पर कंगन ये सब अगर जो शब्द आएगा तो ये आ जाएगा आपको परोपकार पाठ से। तो 43 का आप लोग लगा लीजिएगा डी। नेक्स्ट, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? समास मैंने आपको बहुत अच्छा से बताया है संस्कृत में, यहाँ तक कि आपको मैंने ट्रिक भी बताया है। और ट्रिक जो बच्चे देख लेगा ना वो कभी भी संस्कृत में समास पहचानने से दूर नहीं हटेगा और समास से ना मतलब दोस्ती कर लेगा। मैं इस प्रकार से आपको बताया हूँ, ठीक है? तो वीडियो देख लीजिएगा। त्रिभुवनम में समास कौन सा हो जाएगा? 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या का बोध होता है ना। तो त्रिभुवनम में त्रिभुवनम यानी तीन अंक का वर्णन किया जा रहा है, तो संख्या का पद का वर्णन किया जा रहा है तो द्विगु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, कौटिल्य, वात्स्यायन और आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? कौटिल्य, वात्स्यायन, आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? तो ये जो तीन महान पुरुष जो बिहार के थे वो बिहार में कहाँ रहते थे? राजगीर में रहते थे, मगध में रहते थे, या फिर पाटलिपुत्र में रहते थे, या अंग में रहते थे। यानी जो अंग प्रदेश है भागलपुर का क्षेत्र उसे अंग प्रदेश कहते हैं। कहाँ रहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र, यानी कि पटना में, आज के पटना में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न, याज्ञवल्क्य किस राजा के सभा में रहते थे? तो याज्ञवल्क्य जो थे ना वो जनक के सभा में रहते थे। किन के सभा में रहते थे? जनक के सभा में। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद हम आगे देखेंगे साथियों, याज्ञवल्क्य जनक की सभा में रहते थे। इसके बाद है 47 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? गौतम थे, आर्यभट्ट थे, कौटिल्य थे, या फिर वात्स्यायन थे? तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे ना वो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कौटिल्य। देखिए अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे वो चाणक्य थे। इन्हीं को कौटिल्य और इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा गया है, ठीक है ना? तो नाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीन नाम है इनका, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है और यहाँ पर कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे साथियों, 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, संतान रहित होने के कारण सत्यवर्मा ने पुनः किससे विवाह किया था? तो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले काली, इसके बाद गौरी से विवाह किया था। तो 48 का जो सही उत्तर है ना वो सी हो जाएगा, गौरी। ठीक है, पहले जो किए थे वो काली से विवाह किए थे, उसके बाद गौरी से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है, राजहंस किस राज्य का राजा था? राजहंस किस राज्य का राजा था? 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मगध क्षेत्र का थे। ठीक है, मगध क्षेत्र के थे, मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। 50 नंबर प्रश्न है, सोमदत्त प्राप्ति कथा
सोमदत्त प्राप्ति कथा का मुख्य विषय क्या है? सोमदत्त प्राप्ति कथा का मुख्य विषय क्या है? तो देखिए इसमें मुख्य विषय है अमर्त्य पुत्र की प्राप्ति। अमर्त्य पुत्र मतलब कहने का मतलब है ना कि जो पुत्र अनाथ है या कि जिसका कोई नहीं हो, उस पुत्र की प्राप्ति ही इसका मुख्य विषय है। जो कि मैंने आपको बताया था कि एक स्त्री थी, वो पुत्र को लेकर के नदी में पार हो रही थी। उसके पीछे का कहानी भी मैंने बताया था कि नदी में क्यों पार हो रही थी और क्या हुआ था उसके साथ। चलिए, तो सोमदत्त प्राप्ति कथा वाला वीडियो देख सकते हैं। अमर्त्य पुत्र की प्राप्ति हुआ था उसको। इसके साथ आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छा एक लाए हैं हम क्रैश कोर्स। किसके लिए? तो बिहार बोर्ड के उन सभी बच्चों के लिए जो मतलब वो बच्चे जो बिहार बोर्ड में क्लास 12th में संस्कृत लिए हुए हैं और अभी तक नवंबर तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, चाहे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो या तो फिर मुख्य विषय हो, और कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए हम क्रैश कोर्स लाए हैं। और सेंटर परीक्षा के बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या चलेगा तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। एक वाक्य में उत्तर देने वाला प्रश्न जो कि आपको आता ही आता है 10 नंबर का, वो हम 50 प्रश्न देंगे आपको। बहुत ईजी है, याद कराने का जिम्मेवारी हमारी है। आपको सिर्फ देखना है, समझना है और मोबाइल लेकर के, लैपटॉप लेकर के बैठना है। मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इसके बाद दूसरा में वाक्य में प्रयोग करने वाला प्रश्न 30 बताएंगे। ऐसे आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। ज़्यादा भारी नहीं है और ज़्यादा आप सभी को रटना भी नहीं है। बस क्रैश कोर्स के मतलब क्रैश कोर्स जैसा हम पढ़ाएंगे। संस्कृत या हिंदी में व्याख्या करने वाला जो श्लोक होता है ना, वो 15-16 देंगे। ऐसे 18-20 लिखा गया है यहाँ पर, तो 18 से 20 प्रश्न आपको देंगे। ठीक है, चलिए टॉप 5 संस्कृत में निबंध का विषय देंगे, यानी कि 2-3 विषय लिखवा देंगे। जैसे दीपावली हो गया और यहाँ पर वसंत ऋतु हो गया, संस्कृत भाषा का महत्व हो गया। इस पर हम आप सभी को देंगे टॉपिक। इसके बाद अगला है हमारा महत्वपूर्ण टॉप 35 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देंगे। इसलिए हम 35 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देंगे क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिएगा आप लोग ना, तो 4-4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 4 नंबर या फिर 2 नंबर का लगभग पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। क्योंकि जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आप बनाइएगा ना, तो अधिक मार्क्स वहाँ से आने का संभावना रहता है। अब देखिए लास्ट में बच जाता है गद्यांश, जो कि पढ़ करके उत्तर आपको देने के लिए रहेगा। तो गद्यांश के लिए मैं आप सभी को बता दूं, गद्यांश के लिए कोई क्रैश कोर्स में हम नहीं बताएंगे। हाँ, इतना बता देंगे कि गद्यांश का उत्तर कैसे दिया जाता है, कहाँ से प्रश्न का आंसर खोजा जाता है। क्योंकि गद्यांश जो है ना, हम यहाँ कुछ बताएंगे और बिहार बोर्ड के जो प्रश्न तैयार करने वाले होंगे वो कुछ और दे देंगे। तो इसका मतलब गारंटी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सब बदल बदल कर प्रश्न आते रहता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम कहाँ पर थे? तो हम बता रहे थे 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न में आएंगे, अंतेवासी तीर्थ यात्रा करने किस नदी के तट पर गए थे? अंतेवासी कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए? तो ये गए थे कावेरी तट पर। ठीक है, चलिए 51 का राइट आंसर आप लोग बी लगा लीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है साथियों? अगला प्रश्न देखिएगा, मृच्छकटिकम किस प्रकार का नाटक है? मृच्छकटिकम जो है ना, किस प्रकार का नाटक है? तो बताइए, ऐतिहासिक है, राजनैतिक है, धार्मिक है या सामाजिक है? तो जो मृच्छकटिकम है ना, वह एक 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक नाटक है। चलिए आप लोग बताइए कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मैंने बहुत बार आपको बताया है। चलिए, बसंत सेना कौन थी? सती थी, गणिका थी, नर्तकी थी या वृद्धा थी? तो बसंत सेना जो थी ना, वो कहाँ की गणिका थी? तो अवंती की गणिका थी। ठीक है, तो गणिका लगा लीजिएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निर्मल ज्योत्सनः शशिग्रस्ते प्रश्नम जलम कलुष्याते, यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति किसकी है? किसकी युक्ति है? तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि निर्मल ज्योति को और शशि जैसे चमकने वाले को ग्रस्त किया जा रहा है, और उस पे मतलब काल के रूप में सब ग्रस्त कर दे रहे हैं। यह जो पंक्ति है ना, वो न्यायालय दृश्य में बोलता है आधिकारिक।
मतलब जो अधिकारिक रहता है उसमें जो न्यायिक रहता है वहाँ पर, वो बोलता है किसके लिए, वो बोलता है चारुदत्त के लिए। चारुदत्त के लिए बोलता है कि चारुदत्त एक निर्मल ज्योति के जैसा, शशि के जैसा मतलब एक पुरुष है, एक पंडित है जो कि क्या हो रहा है, सबसे ग्रस्त हो रहा है, सभी के बातों से ग्रस्त हो रहा है। तो ये बात बोलता है कौन, अधिकारिक बोलता है चारुदत्त को। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अधिकारिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 55 नंबर प्रश्न, वर्षा वर्णम पाठ में राम किसके साथ वर्षा काल बिताते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे ना मतलब कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसका सही उत्तर लगाना चाहिए लक्ष्मण के साथ, और बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं सीते के साथ, मतलब सीता माता के साथ। तो देखिए वर्षा वर्णम पाठ में राम किसके साथ वर्षा काल बिताते हैं, ये बिताते हैं लक्ष्मण के साथ, क्योंकि उस समय माता सीता वहाँ पर नहीं थी, वह मतलब कहाँ थी, तो वो लंका में थे। इसीलिए ना लक्ष्मण और राम और लक्ष्मण दोनों कहाँ जाते हैं, तो वर्षा वर्णम में जाते हैं, चित्रकूट पर्वत पर, माल्यवान पर्वत पर जाते हैं, माफ कीजिएगा, माल्यवान पर्वत पर जाते हैं, और वहीं पे जो सुग्रीव होते हैं उनसे मुलाकात होता है। तो ये बात याद रखिएगा, लक्ष्मण हो जाएगा इसका राइट आंसर, सीता नहीं होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा गया, सॉरी माफ कीजिएगा 2025 में पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी लगाए थे, याद कर लीजिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 56 नंबर प्रश्न, प्रवासिनो यंती नरः स्वदेशान, यह जो पंक्ति है ना वो किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। तो इसका अर्थ पहले समझना होगा। इस अर्थ में बताया जा रहा है कि जो प्रवासी होते हैं ना, प्रवासिनी होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो अपना रथ की यात्रा रोक देते हैं और अपने स्वदेश मतलब जहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं, स्वदेश मतलब अपने देश चले जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है वर्षा वर्णम में, जब वर्षा के दिन आता है तो जो प्रवासी लोग होते हैं वो अपने देश चले जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, षटचरणा का अर्थ क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे ये पूछा गया प्रश्न है, षटचरणा का अर्थ क्या होता है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौरे। षटचरणा का अर्थ क्या होता है, भौरे। नेक्स्ट प्रश्न, तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वपन वासव दत्ता के किस अंक से लिया गया है, किस अंक से लिया गया है। तो 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रथम अंक से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एगौनधरायण पद्मावती के पास धरोहर के रूप में किसको रख देते हैं। मैंने आपको एक कहानी बहुत विस्तार से बताया था, और बताया था कि एगौनधरायण जो मंत्री रहते हैं वो पद्मावती के पास अपनी रानी को यानी कि अपनी महारानी को छोड़ देते हैं एगौनधरायण। और रानी कौन रहते हैं, तो वो रहते हैं वसंत सेना। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसंत सेना नहीं रहते हैं, वासव दत्ता रहते हैं, याद कर लीजिएगा। ये वसंत सेना वासव दत्ता में कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासव दत्ता को वहां पर छोड़ देते हैं, वसंत सेना नहीं रहती है। वसंत सेना का जिक्र 4था चैप्टर में है, न्यायालय दृश्य में। चलिए, तो वासव दत्ता को छोड़ देते हैं पद्मावती के साथ, और एगौनधरायण वहाँ के मंत्री रहते हैं और वो फिर चले आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ओंग शाह नवाब तू पाठ किस, यह जो वाक्य है ना वो किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए यह जो वाक्य है वो मंगलम से लिया गया है। अब मंगलम तो आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी ये जो है ना ये मंगलम से ही है, ठीक है। तो आप लोग लगा लीजिएगा इसका बी। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, अच संधि किसको कहते हैं। अच संधि किसको कहते हैं, स्वर संधि को, व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, या मुख संधि को। मैंने संधि वाले वीडियो में आपको बताया था। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर को हम लोग अच कहते हैं, व्यंजन को हम लोग हल कहते हैं। नेक्स्ट, पुस्तकालय में संधि, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है, 62 नंबर प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, ठीक है। नेक्स्ट, से प्लस अन्नम में कौन सी संधि है। से प्लस अन्नम में संधि होकर क्या बनेगा, बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो से प्लस अनम से बन जाएगा, यहाँ पर से प्लस अनम से बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सैनम बन जाएगा, सा या नामा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बनौषधि में कौन सी संधि, वी, विरिधि संधि। देखिए इसमें आपको याद करना पड़ेगा पहले, जैसे कि वन प्लस औषधि से क्या बनता है, बनौषधि। तो वन
प्लस औषधि। तो वन का जो अंतिम अक्षर है और औ का जो पहला अक्षर है उसको हम पहले तोड़ेंगे। तो ना को हम तोड़ेंगे तो ब और ना को भी जब हम तोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा आ, ठीक है ना। तो आ प्लस ओ बराबर औ, इसीलिए वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है गुरुत्रम उदाहरण किसका है, ठीक है। गुरुत्रम उदाहरण किसका है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पूर्व रूप संधि। नेक्स्ट प्रश्न, सचित का संधि विच्छेद क्या होगा, सचित का संधि विच्छेद क्या होगा, सचित का संधि विच्छेद। तो सत प्लस चित हो जाएगा, 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सत प्लस चित। देखिए इसमें समझिएगा पहले, जैसे इसमें हो गया सा और ता, सत प्लस चित। तो सत प्लस चित, अगर जो संधि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो सत प्लस चित हो जाएगा। यहाँ पर जो ता है ना, वो ता का चा बन जाता है, इसीलिए सा और आधा चा और चित, इसीलिए बन जाएगा सचित। तो आधा ता को हम क्या बोलेंगे, चा बोलेंगे, ता का क्या बन जाता है, चा बन जाता है। तो सत प्लस चित को बोलेंगे सचित, ता का लोप हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फलोदगमय में कौन सी संधि है, तो 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या है कि नियम है कि आ और अगर जो उ रहे, फलोदगम में क्या होगा, फा और ला, और उद्गम मने उ, फा और ला में आ जाएगा आ और उद्गम में आ जाएगा उ। तो फा और ला में फलोदगम हो जाएगा, तो आ प्लस उ, तो आ प्लस उ से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसीलिए देखिएगा तो यहाँ पर ओ का उच्चारण है, फालो यानी ओ का उच्चारण है, तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। द्विजात्मक में कौन संधि है, तो द्विजात्मक में हो जाएगा 68 का राइट आंसर देखिएगा, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। इसमें नियम क्या होगा, द्विज प्लस आत्मा है ना, तो द्वि और जा को हम तोड़ेंगे तो आ आएगा, द्विज प्लस आत्मज, तो आत्मज को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा। तो आ प्लस आ से क्या बनता है, आ प्लस आ से बनता है आ, इसीलिए देखिएगा ना, तो बीच में यहाँ पर जा में आ का उच्चारण है, द्विजा यानी आ का उच्चारण है, ठीक है। तो अगर ऐसा रहता है तो उसको हम क्या लगाएंगे, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए, जैसे संधि का परिभाषा याद कीजिएगा ना, तो उसमें बताया जाता है कि अगर इस प्रकार से आता है तो उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे, अगर जो आ प्लस उ आएगा उसे गुण संधि कहेंगे, परिभाषा में दिया हुआ रहता है। एचो वायावह सूत्र है, किसका सूत्र है, यन संधि का है या यादि संधि का है, गुण संधि का है या यण संधि का है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वी, यादि संधि का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रत्यागता में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग समझना बहुत आसान है, उपसर्ग का मैंने वीडियो आपको बताया भी है, वीडियो भी दिया था आपको, देखे होंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर से देख लीजिए। 70 का राइट आंसर होगा सी, प्रति, 70 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रति और आ, प्रति और क्या हो जाएगा आ। प्रत्या में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यागता में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति प्लस आगता, ठीक ना, प्रति प्लस आगता हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको ए, सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। तो 70 का राइट आंसर ए लगा लीजिएगा, 70 का राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह क्या है, बताइए, ने है, में पर है, को है या काके की है। तो साथियों संबंध कारक का चिन्ह मैंने बताया था, जैसे ऐसे आपको याद करना है, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदाय के लिए अपादान से, संबोधन संबंध में आपको क्या आ जाता है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी काके की, ठीक है ना, काके की मैंने आपको बताया है। ये नमः पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये सूत्र का एक प्रश्न है, तो सूत्र से जो प्रश्न रहेगा ना उसको छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा सूत्र, ठीक है। व्याकरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चतुर्थी। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है, जैसे नमः, जैसे रहेगा ओम नमः शिवाय, तो उसमें कौन सा विभक्ति रहेगा, चतुर्थी विभक्ति। चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे, भित्राथाना भय हेतु, भित्राथानम भय हेतु सूत्र किस कारक का उदाहरण है, तो भित्राथाना भय हेतु है ना साथियों, ये हो जाएगा 73 का राइट आंसर आपका ए, आपादान कारका, आपादान कारका, यानी कि आपका 73 का राइट आंसर ए, आपादान कारक में हो जाएगा
यहाँ पर भीतरा था ना भय हेतु, भीतरा था ना भय हेतु जो है ना, इसमें डर और रक्षा का बोध होता है। तो जहाँ पे डर और रक्षा का बोध होगा वहाँ भीतरा था ना भय हेतु वाला सूत्र लगेगा। चलिए, मृगा रिक्त स्थान विभेति, कौन सा पद भराएगा? व्याघ्रम, व्याघ्रा, व्याघ्रेण या फिर व्याघ्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याघ्रात, आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न, समया पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? देखिए 75 का राइट आंसर याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। समया पद के योग में 75 का राइट आंसर होगा ए, द्वितीय विभक्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अधिकरण में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होगा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण, कौन सा विभक्ति का प्रयोग होगा? तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 76 का राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपादाने रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। आपादाने रिक्त स्थान को भरें, तो आपादान में कौन सा विभक्ति होता है? चतुर्थी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान, माफ कीजिएगा, पंचमी होता है। ठीक है ना, तो आपादान पंचमी हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थी नहीं होगा, पंचमी हो जाएगा, क्योंकि आपादाने पंचमी एक सूत्र है और आपादान पंचमी में भी आता है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान, यानी आपादान पंचम में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अयादि संधि का उदाहरण बताइए। अयादि संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा, समझिएगा उसको। 78 का राइट आंसर क्या होगा सर? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, पावका। देखिए अयादि संधि पहचानना बहुत आसान है, बस एक दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समय दीजिएगा यहाँ पर। 78 का राइट आंसर ए लगा लीजिएगा। 78 का जो राइट आंसर है पावका और नायका, कारका, जो ऐसे से जो शब्द होंगे ना, जैसे यहाँ पर 78 में जो हम आपको बताएं, पावका, कारका, नायका और पवना, ऐसे जो शब्द होंगे उसमें अयादि संधि होगा। जैसे आपको बताते हैं, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में हो जाएगा एन संधि। हरवे में कौन सी संधि? हरेब में है पूर्व रूप संधि। ठीक है ना, ये जो डा का जहाँ उच्चारण होगा ना, वो मतलब ज़्यादातर पूर्व रूप संधि होता है। महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक ना, महर्षि में गुण संधि है। और पावका में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, क्योंकि इसमें आप जब तोड़ कर देखिएगा ना, तो इसमें आ जाएगा औ, इसमें क्या आ जाएगा? औ प्लस आ। औ प्लस आ से क्या बनेगा? आब बनेगा। क्या बनेगा? आब बनेगा। आ और वाह, आ और क्या बनेगा? वाह बनेगा, आब। तो पावका में आब बनेगा, इसलिए पावका यानी आब का उच्चारण हो रहा है। चलिए, इस प्रकार से 79 नंबर प्रश्न में हम आ चुके हैं। मोनुस्वर सूत्र किसका है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या मुख संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी व्यंजन संधि। नेक्स्ट देखिएगा, उल्लेखा में कौन सी संधि है? तो देखिए ये मैंने आपको पीछे ही बताया, उल्लेख और यहाँ पर सचित बताया था मैंने आपको, शायद सचित बताया था, वो प्रश्न संख्या था 66। देखिए मैं आपको पीछे जाकर बताता हूँ। सचित, जैसे ता का चा बन रहा है ना, ता का लोप हो रहा है और ता का चा बन जा रहा है, तो उसी प्रकार से इसमें भी होगा, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। और जो उल्लेख में जो ता है ना, जैसे उत प्लस लेख होगा, उ और ता, उत प्लस लेख, तो उत प्लस लेख में ता का क्या बन जाएगा? ला बन जाएगा। ता का क्या बन जाएगा? ला। तो उत प्लस लेख से बन जाएगा उल्लेख, ता का लोप हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर ऐसा रहता है ता का ला होना, तो इसको याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा आपका बी, यानी व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पश्यसी में कौन सा धातु है? पश्यसी में कौन सा धातु है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि दृश्य धातु। ये सब याद करने वाला है। धातु में एक बार आपको याद करवा दूंगा ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आकरोत किस लकार का रूप है? आकरोत किस लकार का रूप है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा। 82 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लड लकार। देखिएगा ऊपर में पश्यसी जो है ना साथियों, इसको याद कर लीजिए, पश्यसी ऐसे पूछा गया है बार बार। पश्यसी जो है ये हो जाएगा लट लकार में,
पश्यसी पस धातु के लट लकार में हो जाएगा, मध्यम पुरुष में हो जाएगा और इसमें आता है एक वचन, ठीक है ना। एक वचन में क्या आएगा, दृश्य धातु। पश्य धातु के मध्यम पुरुष में एक वचन में दृश्य आता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और आकरोत जो है इसमें लड़ लकार होगा, ये क्री धातु का है। कौन सा धातु का है, ये क्री धातु का है और इसमें लड़ लकार है और ये होता है प्रथम पुरुष में और इसमें होता है एक वचन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पिबेत किस लकार का रूप है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो पिबेत जो है ना साथियों वो हो जाएगा आप सभी का, पिबेत किस लकार का रूप है, 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विधिलिंग लकार का। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे, पिबेत हो जाएगा विधिलिंग। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर प्रश्न देखिएगा। ऐसे आपको पिबेत बता दें तो विधिलिंग में हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में, विधिलिंग में होता है पिबेत। विधिलिंग में देखिएगा ना तो प्रथम पुरुष के एक वचन में पिबेत हो जाएगा। अगर जो पिबेत में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पिबेत में अगर ता में अगर हलांत नहीं रहता तो प्रश्न का आंसर दूसरा होता। जैसे पिबेत में अगर हलांत है तो समझिए कि वो तो हो जाएगा विधिलिंग में ही हो जाएगा और वो हो जाएगा आपको एक वचन के प्रथम पुरुष में। लेकिन अगर जो हलांत काट देंगे ना तो ये चला जाएगा विधिलिंग के मध्यम पुरुष के बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में। और अगर जो हलांत रहेगा तो प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगा। चलिए ये समझ लीजिएगा, पिबेत पूछा गया है बार बार। रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप क्या बनेगा। तो 84 का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। 84 का राइट आंसर क्या होगा, 84 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी रोदितु, रोदितु। नेक्स्ट देखिएगा, रुद्र धातु का रोदितु बन जाएगा। कारकः में कौन सा प्रत्यय है। 85 देखिएगा, कारकः में कौन सा प्रत्यय है। तो कारकः में हो जाएगा नुबुल प्रत्यय। प्रत्यय को बहुत अच्छा से ट्रिक से मैंने बताया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रत्यय से बहुत ज़्यादा मतलब लगाव रख लिए होंगे। अब डर नहीं होगा उनको, क्योंकि बहुत अच्छा से मैंने बताया था। तो कारका में हो जाएगा नुबुल प्रत्यय। क्यों हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि नुबुल प्रत्यय में बू शेष रहता है। नुबुल प्रत्यय में बू क्या रहेगा, शेष रहेगा। ला का क्या होता है, लोप हो जाता है। ना का क्या होता है, लोप हो जाता है। और नुबुल प्रत्यय में बू का शेष रहता है, बू अक बन जाता है। बू क्या बन जाता है, अक बन जाता है। ये नियम के अनुसार है, हम नहीं बना रहे, ये नियम के अनुसार है। तो अक जब बन जाएगा ना तो अगर जो का रहेगा तो कारका हो जाएगा, कार अक हो जाएगा, ठीक है। तो कार अक बन जाता है, जैसे कारक, गायक, नायक, खायक, लायक, फायक, ऐसे जो शब्द रहेंगे उसमें नुबुल प्रत्यय रहेगा, याद रख लीजिए। चलिए, और उसमें एक चीज याद रखिए, कारका अका, अका ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। अका, कारका, नायका, अक अक ऐसे आएगा। तो ये ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं कि अगर ऐसे कुछ आएगा तो नुबुल प्रत्यय आएगा। तो मैं ट्रिक भी बताया था वीडियो में। 86 नंबर प्रश्न देखिएगा, शुष्का में कौन सा प्रत्यय है। शुष्का में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, 86 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 86 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इसका कत लगा लीजिएगा, शुष्का। शुष्का में कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। ये सब आप याद कीजिएगा। 86 का शुष्का में कत प्रत्यय हो जाएगा। कत प्रत्यय में जो शुष्का या इसमें भी आका है, आका ही आता है, ट्रिक आप देख लीजिएगा। कर्तव्यम में प्रत्यय है, कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर तबियत प्रत्यय। बहुत अच्छा प्रश्न है, कर्तव्यम कई बार पूछा गया है। तबियत प्रत्यय ये किस धातु का है, ये क्री धातु का है। और क्री धातु में कौन सा प्रत्यय, तबियत प्रत्यय लगेगा। क्री धातु में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तबियत प्रत्यय लगेगा। तो क्या हो जाएगा, कर्तव्यम हो जाएगा। और कर्तव्यम का ट्रिक क्या है, यहाँ पर लास्ट में व्यम आएगा, कर्तव्यम, व्यम, यम, या फिर ऐसे करके जो शब्द आएगा, अगर व्यम व्यम अगर आएगा ना तो याद रखिए कि वो कर्तव्यम यानी तबियत प्रत्यय का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। तो कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कर्तव्यम में यहाँ पर तबियत प्रत्यय हो जाएगा। और ये कर्तव्यम जो है ना उस माँ में हलांत है तो ये हो जाएगा नपुंसक लिंग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर, अस्नात्वा में कौन सा प्रत्यय है। अस्नात्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो अस्नात्वा में हो जाएगा कत्वा प्रत्यय, ऑप्शन ए। अस्नात्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। कत्वा में का क्या होता है, लोप होता है, का लोप हो जाता है और
त्वा क्या रहता है, शेष रहता है, इसीलिए सना प्लस त्वा सनत्वा, सना प्लस त्वा सनत्वा हो जाएगा। जैसे हम ऐसे लगाएंगे सना प्लस कतवा, तो कतवा में तो का लोप हो जाएगा और बचेगा क्या चीज, तवा बचेगा, तो सना प्लस तवा में क्या बन जाएगा, सनातवा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जेतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो जेतुम में हो जाएगा यहाँ पर जेतुम में हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। तुमुन में मुंह का क्या होता है, लोप हो जाता है। तुमुन में मुंह का क्या हो जाता है, तुमुन मुंह का लोप हो जाता है, और ना का भी लोप हो जाता है, और क्या बच जाता है शेष, तुम बच जाता है। और जिसमें तुम या टुम या थुम इस प्रकार से अगर कोई शब्द आएगा, जैसे जे तुम, हे तुम, ए तुम, ऐसे कोई अगर शब्द आएंगे तो उसमें आ जाएगा यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, याद रखिएगा। चलिए, तो ट्रिक भी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट देखिएगा आजा में कौन सा प्रत्यय है, तो आजा में हो जाएगा यहाँ पर स्त्री प्रत्यय। आजा को भी समझ लीजिएगा, आजा बहुत बार पूछा गया है। आज धातु से आजा बना है, किससे बना है, आज धातु से, तो आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। और आज धातु से जब आजा बना है तो उसको स्त्री या पुरुष, मतलब कि जो आज धातु है ना, आज धातु वो क्या है, पुल्लिंग है। आज धातु क्या है, पुल्लिंग है। आज मतलब होता है बकरा, बकरा होता है। और अगर उसमें हम स्त्रीलिंग जोड़ देंगे यानी कि टाप प्रत्यय जोड़ देंगे, आजा में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय जोड़ देंगे, और टाप एक स्त्रीलिंग है, तो टाप अगर हम जोड़ देंगे ना साथियों तो ये हो जाएगा आजा। आजा मतलब होता है बकरी। नेक्स्ट देखिएगा धार्मिका में कौन सा प्रत्यय है, तो धार्मिक में हो जाएगा 91 का राइट आंसर। यहाँ पर 91 का राइट आंसर होगा बी, यानी ठक प्रत्यय है, बी लगा लीजिएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न, भूतपूर्वम में किस प्रकार का समास है। देखिए आ गया समास से प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। जे तुम जो मैंने आपको बताया ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, जे तुम वाला, इससे प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भूतपूर्वम किस समास का उदाहरण है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी केवल समास है। और इसमें यहाँ पर 92 का राइट आंसर बी होना चाहिए, बी होना चाहिए इसमें। चलिए भूतपूर्व में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें आपको समास ही होगा, लेकिन कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष ये तीनों में से कोई नहीं होगा। उपगंगम में कौन सा समास है, उपगंगम यानी गंगा के समीप। तो मैंने बताया था ना आपको कि अगर समीप या अनुसार ये दो वर्ड आएगा, के समीप या के अनुसार, तो उपगंगम का अर्थ क्या होता है, गंगा के समीप। तो के समीप आ गया ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, यानी 93 का राइट आंसर क्या होगा, 93 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव में मैंने बताया था ना कि इसमें के समीप या के अनुसार आएगा, तो उपगमगम हो जाएगा अव्ययी भाव। नेक्स्ट दुखातीता, दुखातीता में कौन सा समास है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तत्पुरुष समास है। अयोग्य किस समास का उदाहरण है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नई समास। नई समास का नियम ये है कि अगर जिसमें नकारात्मक बोध आता है, जैसे योग्य का नकारात्मक बोध अयोग्य आ गया, अयोग्य मतलब योग्य नहीं है, तो ये नकारात्मक शब्द है ना, तो इसमें नई प्रत्यय आएगा, यानी तत्पुरुष समास। नई प्रत्यय नहीं, माफ कीजिएगा, नई समास आएगा, यानी तत्पुरुष समास आएगा। संख्यावाची समास किसे कहते हैं, तो मैंने पीछे भी बताया था कि अगर संख्या का बोध कराएगा तो इसका 96 का हो जाएगा बी, यानी द्विगु समास। नेक्स्ट देखेंगे इत्यादि में कौन सा उपसर्ग है, इत्यादि में कौन सा उपसर्ग है, इत्यादि में आ जाएगा 97 का राइट आंसर ए, यानी इति प्लस आदि इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 98 नंबर, द्वादश को अंक में कैसे लिखते हैं, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 12 को हम द्वादश बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, निवासा नि उपसर्ग से बना है, तो ये सही हो जाएगा नियोगा, नी प्लस योगा, ये तो नी से बना है। निदानम यानी नी प्लस दानम, नी प्लस दानम ये नी से बना है। निर्जनम, निर्जनम जो है ना साथियों, ये नी से नहीं बना है, ये निर धातु से बना है, मतलब निर उपसर्ग से बना है, तो ये जो है निर से बना है, तो आपका राइट आंसर डी ही होना चाहिए। निर धातु से निर्जनम नहीं बनता है। नदी शब्द का
द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? 100वां प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नदिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए लगा लीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है विषयनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न में हम आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है मुनिहा कदा निश्चयंतो जाता, मुनिहा कदा निश्चयंतो जाता। तो मूषिकाय मूषिकाम दत्वा मुनिहा निश्चयो निश्चंतो जाता है, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि मुनि कब निश्चित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि मुनि जब मूषिका को मूषक के हवाले दे देते हैं तो वो निश्चिंत हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे। जीवनस्य कति पुरुषार्थ संति है, जीवन में कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, जीवनस्य चतुर्था पुरुषार्थ संति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, मानव समूहेन के भुव मर्दिता। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा मानव समूहेन वृक्षा वनस्पतियों भुवो मर्दिता संति, यानी मानव समूह ने किसे कुचल दिया है? तो वनस्पति पेड़ पौधों को कुचल कर रख दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यवर्मन भार्य का अस्तम, सत्यवर्मा की भार्या कौन थी? तो सत्यवर्मन भार्य काली गौरी आस्तम, यानी काली और गौरी थी। नेक्स्ट नालंदा विद्यापीठम कुत्र आसित। तो नालंदा विद्यापीठ जो है ना बिहार में है, बिहारे आसित। नेक्स्ट प्रश्न सर्वे प्रतिनिधय सर्व सम्मेलने किम कृतवंता, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वे प्रतिनिधय सम्मेलने परिचय पुरुषरम सर्वधर्मस्य समासेन वैशिष्ट्यम वर्णितवंता, यानी सभी धर्म के लोगों ने सर्वधर्म सम्मेलन में सभी धर्म को विशिष्ट यानी वैशिष्ट और विशेषता को बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कह पापात निवरंती, कौन पाप का नाश करता है? तो सन्मित्रम, सच्चा दोस्त या जो सत्संगति होता है वही आपके पाप का निवारण करेगा यानी नाश करेगा। ग्रंथ रचने जैनानम कीदृश योगदानम विद्यते। तो ग्रंथ को रक्षा करने में जैनियों का क्या योगदान रहा है? तो ग्रंथ रचने जैनानम विशिष्टम योगदानम विद्यते यतः जैन गृहस्था श्रमण भयो पुस्तकम दानम बहु कल्याणकरणम मनयंता। इसका अर्थ ये होगा कि ग्रंथ को रक्षा करने में जैन ग्रंथियों का, जो जैन व्यक्ति रहते हैं ना, उनका योगदान विशिष्ट है। और जैन जो रहते हैं वो गृहस्थों को क्या देते हैं? यहाँ पर पुस्तक प्रदान करते हैं और यह करना क्या है? बहुत कल्याणकारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अमत्य राक्षसा स्वगृहजनम कुत्र निक्षिप्य गतः, यानी अमत्य राक्षस के जो परिवार था वो किसके घर में छिपा हुआ था? तो अमत्य राक्षसा स्वगृहजनम चंदन दासा गृह निक्षिप्य गता, यानी चंदन दास के घर में अमत्य राक्षस के सभी परिवार जन छुपे हुए थे, निक्षिप्य गतः। नेक्स्ट प्रश्न, अवंती राजपुत्री का आसित, अवंती राजपुत्री कौन थी? तो अवंती राजपुत्री वासवदत्ता आसित, अवंती राजपुत्री वासवदत्ता थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा 10 यहाँ पर वाक्य दिया गया है जिससे हमें 5 का उत्तर देना है और 5 के 5 वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करके लाया हूँ। पहला शब्द है अतिथि सत्कार। तो अतिथि सत्कार का बनेगा, अतिथि सत्कार भारतीय परंपरा वर्तते, अतिथि सत्कार हमारा भारतीय परंपरा है। शह एका। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न वक्ता, वक्ता का क्या बनेगा? तो शाह एका कुशल वक्ता आसित, वह एक कुशल वक्ता है। अगला है अपि, अपि का क्या बनेगा? तो अपि का बनेगा अहम अपि तत्र गच्छामि, अहम अपि तत्र गच्छामि। इसके बाद गर्जंती, गर्जना का क्या बनेगा? तो पावस ऋतौ मेघा गर्जंती, यानी पावस यानी कि वर्षा ऋतु में क्या होता है? मेघ गरजता है। अगला है सागर, सागर का क्या बनेगा? तो सागरा गंभीरा अस्ति, सागर बहुत गहरा है। अगला है संता, संत का क्या बनेगा? तो संत का बनेगा संता शुभम वदति, संत शुभ शुभ यानी कि अच्छा बात बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर सर्वत्र, सर्वत्र का क्या बन जाएगा वाक्य?
तो जलम सर्वत्र अस्ति यानी जल सभी जगह वर्तमान है, यानी सभी जगह स्थित है। अस्वस्थ, अस्वस्थ मतलब होता है पीपल, अस्वस्थ वृक्ष पवित्र अस्ति मतलब पीपल का वृक्ष क्या है, पवित्र होता है। निरीपा, और अगला है वर्तते, तो निरीपा का क्या बनेगा, रामा निरीपा अस्ति, राम राजा हैं। और इसके बाद वर्तते का क्या बनेगा, गुरु कच्छाया, कच्छायाम वर्तते यानी गुरु कक्षा में है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत या किसी एक पद की संस्कृत या हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करें। तो इसमें हमें सप्रसंग व्याख्या करना है, तो चलिए हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं और आप सभी को बताते हैं। 2 श्लोक दिया गया है, दोनों श्लोक का यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या किया गया। पहला यहाँ पे श्लोक है, श्रोत्रम श्रुतनवे ना कुंडलेन दानेन पाणिनि तु कंगड़ेन। इसका जो सूत्र है, इसका यहाँ पर सरल हिंदी अर्थ बताया गया है कि सच्ची सुंदरता बाहरी सजावट से नहीं बल्कि गुणों में गुण और कर्मों में कर्म से होती है। कानों की सुंदरता हाथों की शोभा दान से होती है और शरीर की शोभा परोपकार से होती है। सच्चा सौंदर्य आभूषण या चंदन से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से होती है। ठीक है ना, तो ये होता है। मैं आपको शब्द का अर्थ भी बता देता हूँ। जैसे श्रोत्रम मतलब होता है कान, श्रुतेन मतलब होता है ज्ञान से या मतलब वेद या विद्या की श्रवण यानी कि अच्छी बातों का सुनना। तो इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ दिया गया है। हिंदी अर्थ यहाँ भी दिया गया है, कानों की शोभा सुनने से होती है ना कि कुंडल पहनने से। हाथों की सुंदरता दान से होती है ना कि यहाँ पर कंगन पहनने से। इसी प्रकार दयालु लोगों का शरीर दूसरों के हित में किए गए कार्यों परोपकारों से शोभित होता है ना कि केवल चंदन लगाने से। तो ये हो गया पहला श्लोक। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर दूसरा श्लोक देखिएगा। दूसरा श्लोक है, व्यामः कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम। भावार्थ है व्यामः कुर्वन्तः नित्यम यानी जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है, विरुद्धमपि अपि भोजनम उसका भोजन यदि कभी विरुद्ध या अनुचित या मिश्रित भी हो तो अविदग्धम वह यानी पचा हुआ हो या अपचा हुआ हो, निर्दोषम परिच्यते तब भी वह दोष रहित होकर पच जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसका भोजन चाहे कभी भी अनुचित यानी कैसा भी भोजन वो करे, वो विरुद्ध या अपूर्ण भोजन हो या खराब भोजन हो, अगर वो क्या करता है पाचन व्यायाम करता है तो वह व्यायाम की शक्ति से बिना दोष की अच्छी तरह से क्या होगा, पच जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न में। इसके बाद हम आ चुके हैं चौथा नंबर प्रश्न में, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर आपको संस्कृत में निबंध लिखना है। तो चलिए किसी एक विषय पर हम संस्कृत में निबंध लिखते हैं। सबसे पहले देशभक्ति है, अगर आता है तो देशभक्ति पर लिख सकते हैं, विद्याधनम पर लिख सकते हैं, संस्कृत के महत्व पर लिख सकते हैं, स्वतंत्र दिवस पर या सदाचार पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर संस्कृत के महत्व पर लिख करके लाए हैं आप सभी के लिए। यहाँ से आप सभी हूबहू अपने एग्जाम के लिए छाप सकते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को लिख लीजिए, इसके बाद आप सभी इस पैराग्राफ को, इसके बाद आप सभी को इस पैराग्राफ को लिखना है और यहाँ पर इस पैराग्राफ को, इसके बाद लास्ट पैराग्राफ ये रहा। तो इसको लिख करके ना आप लोग याद कर लीजिएगा या तो फिर हूबहू इसी को आप छाप दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न में चलेंगे। तो पांचवा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इसमें आपको टोटल 8 प्रश्न मिलेगा, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से ना एक आपको गद्यांश भी पूछा जाएगा। तो चलिए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्र की विशेषता बताइए। तो नाट्य शास्त्र की विशेषता क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ आपके लिए, और मैं यहाँ से ना आप सभी को बताऊंगा कैसे नाट्य शास्त्र की विशेषता है और याद करना है इसको। नाट्य शास्त्र की विशेषता है, पहला पॉइंट है समग्र कला और
समावेश। नाट्य शास्त्र में क्या होता है, नाट्य शास्त्र में ना समग्र कला का भी समावेश होता है। इसके बाद रस सिद्धांत का आधार, फाउंडेशन ऑफ रस थ्योरी, रस का भी सिद्धांत इसमें दिया जाता है। इसके बाद है चतुर्विधि अभिनय यानी 4 टाइप ऑफ अभिनय। इस प्रकार से 4 अभिनय भी दिया जाता है, जैसे आंगिक हो गया, वाचिक हो गया, सात्विक हो गया, आहार्यक हो गया। इस प्रकार से इसके बाद जीवन के लक्ष्य और शिक्षा के बारे में नाटक में पता चलता है। नाट्य मंडप विधान के बारे में भी नाटक में पता चलता है। इसके बाद व्यापक विषय वस्तु के बारे में भी नाटक में पता चलता है। तो इस प्रकार से नाटक की ये रही विशेषता, आपको अपना लिख सकते हैं इसको आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सालंक्यान मुनि का चरित्र चित्रण करें। तो सालंक्यान मुनि कैसे थे, इसका चरित्र चित्रण यहाँ पर किया गया है। सालंक्यान मुनि पंचतंत्र कथा श्रेयस्करी स्वस्थिति यानी स्वचेतना के प्रमुख पात्र हैं। वे एक ज्ञानी, तपस्वी, करुणाशील, विवेकी ऋषि एवं उनका जीवन त्याग, सेवा और यथार्थवाद में सुंदर है। चलिए इसका बताया गया है कि उनका चरित्र का विशेषता इस प्रकार से, सबसे पहले वो तपस्वी और संयमी व्यक्ति थे, इसका वर्णन यहाँ पे है। दूसरा है दयालु और करुणाशील व्यक्ति थे। तीसरा है शिक्षा और दूरदर्शी, शिक्षक और दूरदर्शी, मतलब वो शिक्षक के रूप में किसी को सिखाते भी थे और दूरदर्शी सोच के थे। विवेकी और यथार्थवादी व्यक्ति, निस्वार्थ और सहनशील। निष्कर्ष में बताया जा रहा है कि सालंक्यान मुनि एक आदर्श ऋषि थे जिनका करुणा, ज्ञान, संयम, विवेक और मानवता उच्च आदर्श माना जाता है। उनका चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की दुख में करुणा दिखाए और सत्य को यथार्थ के रूप में स्वीकार करे। जिस प्रकार से उन्होंने एक मूषिका को बचाया था, एक चील से, एक बाज से उन्होंने एक मूषिका को बचाया था, उसी प्रकार से सभी को ऐसा हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने ज्ञान सागर पाठ में सत्संगति के विषय में क्या कहा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मैंने आपको बताया सत्संगति के विषय में क्या कहा है तुलसीदास ने कहा है सत्संगति के विषय में कि तुलसीदास ने कहा निर्धनता के समान दुख नहीं है और सत्संगति के समान कोई यहाँ पर सुख नहीं है। तो ये कहा है किसने, तो तुलसीदास ने। इसी का हिंदी अर्थ यहाँ पर दिखा गया है। सत्संग का अर्थ क्या होता है, मित्र का अर्थ क्या होता है, सुख का अर्थ क्या होता है, निर्धन का अर्थ क्या होता है, ये सब बताया गया है। तो इस प्रकार से ना यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस पाठ में भी कहा गया है कि सच्चे संत प्राय गुप्त रूप से रहते हैं, मतलब सच्चे जो व्यक्ति रहेंगे ना वो गुप्त यानी चुपचाप रहेंगे, स्वयं का प्रचार नहीं करते हैं, ज़्यादा वो अपने बोलते नहीं हैं। सच्चे संत या ज्ञानी दुर्लभ होते हैं, उन्हें पहचानना आसान नहीं है, परंतु उनका ज्ञान पुस्तकों में निहित होता है। इसीलिए पुस्तकालय यानी ग्रंथकार को ही सत्संग का श्रेष्ठ स्थान देते हैं। इसीलिए सत्संगति के समान कोई भी सुख नहीं है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि सत्संगति जिससे भी कर लिया उससे ज़्यादा कोई सुख नहीं मिलेगा आपको, जैसे पुस्तकालय से की जाती है। चौथा प्रश्न है, राजा दिलीप के प्रशासनिक कार्य के बारे में लिखना है। तो राजा दिलीप का प्रशासनिक कार्य यहाँ पे लिखा गया है। राजा दिलीप के प्रशासनिक कार्य है, राजा दिलीप रघुवंशम के एक आदर्श से राजा हैं। वे इक्ष्वाकु के राजा और सूर्यवंश के राजा हैं। भगवान राम के पूर्वज थे। उनके प्रशासनिक कार्य उच्च आदर्श, न्यायप्रियता और प्रजा हित भावना से प्रेरित था। उन्होंने अपने राज्य का संचालन धर्म, नीति और कर्तव्य के अनुसार किया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं राजा दिलीप के जो प्रशासनिक कार्य था, जैसे धर्मपरायण, धर्म को प्यार करते हुए, धर्म को देखते हुए ऐसा शासक। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है कि प्रजा वत्सलता यानी प्रजा से प्रेम करते थे। न्यायप्रिय राजा थे, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेते थे। इसके बाद परामर्श प्रिय राजा थे, प्राकृतिक और पशु प्रेम करने वाले राजा थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजा दिलीप अपने प्रजा के लिए बहुत अच्छे काम करते थे। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न, कूटनीतिज्ञ चाणक्य की परिचय दीजिए। तो कूटनीतिज्ञ चाणक्य की परिचय बहुत अच्छा रूप से दिया हुआ है विशेषता में और वर्णन। सबसे पहले अन्य नाम, उनका 2 नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। काल
250 ईसा पूर्व से लेकर 275 ईसा पूर्व तक इनका समय है। इनका जन्म जो हुआ है ना वो पाकिस्तान के तक्षशिला में हुआ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। वो वहाँ के निवासी थे। शिक्षा, उन्होंने शिक्षा जो लिया है वो तक्षशिला विद्यालय से लिया है, शिक्षा प्राप्त की और बाद में वहीं के आचार्य शिक्षक भी बने थे, मतलब तक्षशिला विद्यालय के। भूमिका क्या रहा है उनका, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और चंद्रगुप्त के गुरु, मार्गदर्शक और मौर्य साम्राज्य के महामंत्री यानी प्रधानमंत्री रहे हैं। यही उनका यहाँ पर परिचय है। उन्होंने अपनी कूटनीतिज्ञ से, राजनीतिक और सूझबूझ से नंद वंश को उठा फेंका था, यानी उस गद्दी से हटा दिया था नंद वंश को, और चंद्रगुप्त को नया राजा बनाकर भारत में एक अखंड भारत की नींव डाली थी। इसके बाद रचनाएं, उन्होंने 2 प्रमुख रचनाएं की है। अर्थशास्त्र जो कि विष्णुगुप्त यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, और चाणक्य नीति, ये 2 बहुत फेमस बुक हैं। चलिए, इसके बाद उनकी महत्ता वर्णन किया गया है। वह कैसे व्यक्ति थे, वह कैसे तुलना किया जाता है। जैसे चाणक्य की उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता और कुटिल व्यवहारिक नीतियों के कारण पश्चिम में अक्सर निकटवर्ती मैकियावेली यानी कि मैकियावेली से उनकी तुलना की जाती है। चलिए, उनके अर्थशास्त्र में प्रशासन, जासूसी प्रणाली, न्याय, लोगों के कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जैसे नियमों को बताया गया है। विस्तृत वर्णन है जिसने मौर्य साम्राज्य को कुशल प्रशासन का मॉडल बनाया था। तो इस प्रकार से चाणक्य का परिचय हम दे सकते हैं। अगला है व्यायाम पाठ का सार लिखें। तो व्यायाम पाठ का सार पूछा गया है, तो इसमें आपको व्यायाम पाठ का सारांश लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको व्यायाम पाठ पूरा देख लेना है वीडियो, और व्यायाम पाठ का ऐसे यहाँ पे दिया गया है। व्यायाम पाठ का कहाँ से लिया गया है, जैसे भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है, बाकी सब यहाँ पे लिखा गया है, अब देखकर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सर्वधर्म सम्मेलन पाठ का मुख्य विषय क्या है। तो देखिए, सर्वधर्म सम्मेलन जो है ना, उसके पाठ का मुख्य विषय यही है भी लोग अपने अपने धर्मों की विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सभी लोग अपने अपने धर्म की विशेषता क्या करते हैं, बताते हैं। मुख्य बिंदु बताया गया है कि सर्वधर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित हुआ। इसका मुख्य बिंदु क्या था, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो ये सबसे आप पकड़ सकते हैं कि इसका मुख्य बिंदु क्या था, मुख्य बात क्या था। चलिए, इसके साथ अगला प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश को ना आप लोग पढ़ करके उत्तर देना है। पहला है हरिभक्ता का आसित, सबसे पहले पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे हम आपको पढ़कर बताते हैं। पूरा एक हरिभक्ता आसित, तस्य नाम प्रहलादा अस्ति, तस्य जनका हिरण्यकशिपु एक राजा आसित, तेन घोषणा राज्य कृता आसित यत् स वे संसार भगवान आसित, यानी वो जो थे वो पूरे संसार के भगवान थे। कौन थे, राजा हिरण्यकशिपु, जो कि मानते थे एक प्रकार से राक्षस थे। उनका एक पुत्र था प्रहलाद, उन्हीं के बारे में है। तो ये पढ़ करके उत्तर देना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे हरिभक्त का आसित, हरि का भक्त कौन था, तो मैं यहाँ पर उत्तर लेकर आया हूँ। हरि का भक्त कौन था, तो यहाँ पर आपको देखना है हरि का भक्त कौन था। हरिभक्ता का आसित, हरिभक्ता प्रहलाद आसित, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद कस्य जन का हिरण्यकशिपु आसित, यानी किसके पिता थे हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद से जनक आसित, यानी जो हिरण्यकशिपु थे वो प्रहलाद के पिताजी थे। होलिका कस्य भगनी, होलिका हिरण्यकशिपु भगनी आसित, होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी। चलिए, का अग्नौ ज्वलिता, कौन अग्नि में जल गई, होलिका अग्नौ ज्वलिता अभवत। नेक्स्ट प्रश्न है अग्नौ इति पद का विभक्ति। अग्नौ पद में कौन सा विभक्ति है, तो अग्नौ पद में यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और दोस्तों, जिनको भी क्रैश कोर्स से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पर, कोई भी ऐप पर ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं सीधा यूट्यूब पर फ्री में क्रैश कोर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ज्वाइन होने के लिए सेंटअप एग्जाम के बाद आप तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।